जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन 2023। ये सामने आपके पास पेपर है, ठीक है। ये आपके सामने एक प्यारा सा पेपर है। इस पेपर में क्या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023। ये आप यदि फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के तौर पे देख रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। हमने सारा सब्जेक्ट का जितने भी चारों सब्जेक्ट हैं एकदम डिटेल में पेपर सॉल्यूशन करा दिया है और हमने हर एक सब्जेक्ट का सुपर 25 क्वेश्चन तैयार किया गया है। वो पूरे बुक में से जो अति महत्वपूर्ण मतलब एकदम से सुपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको उसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन इसके बारे में। और पेपर सॉल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन यदि आप दोनों कर लेते हैं तो आप कम से कम 70 से 80% नंबर एज इट इज आप ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं सुपर 25 क्वेश्चन तो आपका जितने बुक से हैं सुपर क्वेश्चन उससे कंसीडर किया गया। मगर इसमें हम क्या करेंगे, आज जो 2023 का पेपर है उसको एकदम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके सामने पेपर है। तो पेपर का व्यू देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, इसका यदि आप नोट चाहिए तो लिंक में हम नंबर देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, वहाँ व्हाट्सएप के जरिए आप सॉल्यूशन इसका मंगा सकते हैं पेपर सॉल्यूशन। उसके लिए क्या होगा, आपको पे करना रहेगा उसी नंबर पे 20 रुपीज़ और व्हाट्सएप पे आपका इसका PDF आप तुरंत मंगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब पेपर का थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है पेपर के बारे में, ठीक है। देखिए ये पेपर के बारे में यहाँ से देखिए क्या, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें कोड की बात की जाए तो ये कोड है वो अपने अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें टाइमिंग की बात की जाए तो टोटल आपको 3 घंटा करना रहेगा। मैक्सिमम जो मार्क होता कितना 80 नंबर का होता, ठीक है। और यहाँ से देखिए ऑल पार्ट कंपलसरी होता है, ये तो सब आप समझ ही रहे हैं। पहले पार्ट के बारे में बता देते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो होते हैं टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपका आंसर लिखना रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन 5 रहेगा नंबर का रहेगा तो 5×5 = 30 नंबर का ये हो जाएगा। यदि पार्ट बी नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा। किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। आंसर एनी 10 क्वेश्चन करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा जो आपका 30 नंबर इससे हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट सी की तरफ जब रुख करेंगे, ठीक, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। और हर एक क्वेश्चन क्या का रहता है 1 नंबर का रहता है। अब इस क्वेश्चन में 1 नंबर भी हो सकता है यानी MCQ भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक से हो सकता है, या 1 वर्ड में यानी डिफिनेशन या फुल नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पार्ट के बारे में देख लिया, तो हम इसी क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। यदि पानी लेके बैठे हैं तो अति उत्तम बात है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने, कम से कम 1 घंटा से ऊपर होगा ही होगा, कितना भी स्टार्ट किया जाए तब भी, ठीक है। मगर हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, ठीक। मगर आपको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से देखना है, केयरफुल्ली देखना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने हम इसे बताते हैं एकदम डिटेल में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन देखिए, कोई 6 क्वेश्चन करना और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा 5 नंबर का। तो इसमें पहला देखा, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस सेल। आप डिटेल में प्लीज आपसे अनुरोध है, सेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, एकदम डिटेल में। इसमें पूछा गया था न्यूक्लियस पे शॉर्ट नोट और माइटोकांड्रिया, यानी सेल जब पढ़ना तो उसमें माइटोकांड्रिया और न्यूक्लियस सबसे मेन चीज़ें होती हैं, इसे जरूर पढ़िएगा। उसका स्ट्रक्चर भी ना इस साल यानी 2023 का ये जो पेपर है इसमें पूछा न्यूक्लियस का रखा, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे आपको नोट लिखना, 60 नोट मतलब 4 लाइन का नहीं लिखना, क्योंकि 5 नंबर का, तो कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए, देखिए पार्ट ए कोई भी स्टार्ट करते हैं, चाहे पार्ट ए आप स्टार्ट करते हैं चाहे पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं। जिस पार्ट को यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पार्ट को सबसे पहले ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसे यदि लिख देंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उस एग्जामिनर जान जाएगा कि ये अच्छा ये लड़का पार्ट ए, और ये सारी चीज़ें यहाँ से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रेड पेन से जो लिखा गया प्लीज़ इसको न लिखिएगा, आपको लिखिए क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे लिखिएगा, और न्यूक्लियस हेडिंग डाल के जो भी चीज़ें रहेंगी आप लिखना स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखा जाता एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस होता क्या, इनके बारे में सुनिए। देखिए अब यहाँ से जितने भी
पॉइंट वाइज हैं, यदि आप नोट करते हैं तो अति उत्तम बात है, ठीक है। एग्जाम से पहले देख रहे हैं एक आध महीने या ठीक है, और यदि नज़दीक आ गया तो आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यदि आप नोट करते तो अति उत्तम बात है, ठीक है। और देखिए बायो में एक चीज़ और बता देते हैं, यदि एचएपी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में जब जाइएगा तो क्या करिएगा, यानी स्ट्रक्चर के जरिए समझाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर के जरिए आप बहुत सारा चीज़ समझा सकते हैं और बता सकते हैं। स्ट्रक्चर यदि हो सके तो लगभग में बनाइएगा। तो लिखा न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, मतलब सेल को हमारे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही करता है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में आपके पेरेंट यानी दादा होंगे, पूरे घर को संभालने का काम उनका है, तो उसी तरह से सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पार्ट बीच में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। वो पूरे सेल को क्या कर देता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन बिल्डअप ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता, ठीक। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेन की होती है, और एक प्लास्टिड होता है जो हमें पढ़ना नहीं है, वो भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। किसका बना होता है, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब तुम्हारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक सुने होंगे, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, क्या, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। चैतन नामक एक वैज्ञानिक थे, कौन, चैतन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था, सेल को न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभाजित किया था। तो जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो यानी डबल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर बढ़िया से सब कुछ बन चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। मगर तुम्हारे पास क्या होता है, एक मैच्योर आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसे आप अंडरलाइन कर लेगा, मैच्योर आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, न्यूक्लियस हैव क्रोमेटिन दैट कंबाइन विद हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मिंग क्रोमोसोम, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे जैसी संरचना होती है, वो क्या कर, उसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो आगे चल के हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या पॉइंट में क्या लिखा, दीज क्रोमोसोम कंटेन जीन, अब यही क्या कर देती है, जीन को कंट्रोल यानी जीन कंटेन करती है। अब जीन क्या होती है, डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, डीएनए के छोटे सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं, ठीक है। डेट आर रिफर टू एज द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ सेल का जो जीनोम बनाता है, यही तुम्हारा जीन के कंटेन करके जब क्रोमोसोम बनाता है तो वो जीनोम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यदि आपको आ रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक दो लाइन लिख दीजिएगा, ठीक। हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहे, आप यदि आ रहा तो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये प्यारा सा आपके सामने डायग्राम है, ठीक है, ये प्यारा सा भाई का नाम है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और न्यूक्लियर पोर हो गया, ये हो गया। इनके बारे में यदि आता है, आपको थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका लगभग 1.5-2 पेज भर जाएगा, ठीक है। ये दे रखा। अब देखिए ये प्यारा सा आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में ये जो वाला पार्ट है देखो, एक मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन, तो इसीलिए बोला जाता है डबल मेम्ब्रेन। इससे न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे क्या बोला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कर देती है, एक शेप प्रोवाइड करती है किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट में आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब देखो सेल के अंदर कोई भी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है, लिक्विड एक्चुअली बोला नहीं जाता, उसे फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। यानी सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मगर जो भी फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये आयन हो गया, फूड आइटम हो गया, ठीक है, और बहुत सारे गैस को ये कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। अब आते हैं न्यूक्लियोलस पे, ठीक है। ये न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड हो गया। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर सेल के यानी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअल में आरबीसी का फॉर्मेशन यही करता है, आरबीसी का नहीं, राइबोसोम का फॉर्मेशन यही करता है, प्रोटीन यही बनाता है। अब देखिए ये चीज हमने देख लिया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं डायग्राम को। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, ये सब पोर है, ये सब तुम्हारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर के ही माध्यम से कोई भी चीज सिलेक्टिवली अंदर जाएगा और बाहर आएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर का मेन काम होता है, ठीक। अब ये जो रेड कलर का धागे जैसी संरचना देख रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्रोमेटीन बोलते हैं। क्रोमेटीन क्या होती है? एक थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी संरचना होती है, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन बोलते हैं। तो आपको ये डायग्राम और इतनी चीज़ें यदि आता है तो थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन जरूर करिएगा, ठीक है। यदि हम एक्सप्लेन करें तो कम से कम 2.5-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं गरीब आदमी मोबाइल कैसा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन करना रहा तो न्यूक्लियस ही कराता है, ठीक है। सेल का डिवीजन करने के लिए, सेल को ग्रोथ करने के लिए, सेल को डी डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या, यदि आप बनाना चाहें तो ऊपर न्यूक्लियस में बोल सकते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? आपका सेंटर पार्ट होता है किसी भी सेल का। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में पेरीफेरी में चला जाता है ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, इट कंट्रोल द हेरेडिटी करेक्टर ऑफ अनर ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हेरेडिटी करेक्टर यानी अनुवांशिकी करेक्टर क्या क्या कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही करता है। स्टोर ऑफ हेरेडिटी मटेरियल, डीएनए को ये कंट्रोल करता है। डीएनए के अंदर जो सिगमेंट पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ही क्या करता है? राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, जिससे अपना प्रोटीन बनने का काम होता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर पोर बोले हैं ना, देखो सिलेक्टिवली, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर एनर्जी मॉलिक्यूल थ्रू द न्यूक्लियर पोर, मतलब कोई भी चीज़ यदि अंदर बाहर न्यूक्लियस के आना चाहे तो इसी के न्यूक्लियर पोर के ही मदद से आएगा, इसी पोर के ही मदद से क्या होगा? आना जाना रहेगा। तो इतना था हमारे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर हमसे पूछा है, क्या रखा? राइट इन शॉर्ट अबाउट WBC, जिसे हम वाइट ब्लड कार्पोसेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। यदि यहाँ पर रेड रहेगा तो रेड ब्लड सेल, कार्पोसेल भी बोल सकते हैं या सेल भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसे हमें क्या कर देना? डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये प्यारा सा है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइड बोलते हैं, जिसे हम WBC बोल सकते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालिएगा WBC यानी वाइट ब्लड सेल या कार्पोसेल्स भी लिख सकते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखिएगा WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, मतलब ल्यूकोसाइट यानी WBC साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, ठीक। एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ये कलरलेस होता। क्या होता है? ये कलरलेस होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो लिखा ड्यू टू द लॉक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता? व्हाइट कलर का होता। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे RBC के अंदर पाया जाता है, इसीलिए क्या RBC रेड कलर की होती है। मगर WBC में किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो ये क्या होता है? कलरलेस होता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, WBC फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल डिजीज काजेज ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन या कोई डिजीज काजेज करने वाला ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर की यदि इंटर करता है तो WBC सबसे पहले उसे लड़ता है। जैसे हमारे देश को बचाने के लिए हमारे वीर जवान सोल्जर हमारी रक्षा करते हैं हमारी देश की, उसी तरह से हमारे अंदर क्या होता है? WBC होता है, एक एज ए सोल्जर काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ऑन एन आर एवरेज 6000 से ले 1000 mm क्यूब। अब तुम सोचो 1 मिलीमीटर क्यूब है, मतलब 1 मिलीमीटर यदि क्यूब रहेगा ना तो उसमें जानते हो कितना? यानी 6000 से 8000 तुम्हारे पास WBC प्रेजेंट रहते 1 मिली mm क्यूब के अंदर, मतलब एक क्यूब है उसी के अंदर, वो भी कितना? 1 mm। अब तुम सोच सकते हो mm कितना होता, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब ये यानी ल्यूकोसाइड 2 तरह के होते हैं, यानी WBC 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता। अब यही तुम्हें क्या कर देना, तुम्हें चाहो तो और बहुत सारा बना सकते हो इसी के बे, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होता है? देखिए आपका ये मान लेते हैं आपकी कौन हो गई? ये WBC हो गए। इसके अंदर यदि ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है? ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये यदि प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? ग्रेनुलोसाइट बोला जाएगा। तो लिखा का प्रेजेंट ऑफ ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब क्या होता है? किसी भी WBC के साइटोप्लाज्म में यदि ग्रेन्यूल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट पे। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब ये मान लेते हैं WBC, इसमें किसी भी तरह का ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता, मतलब ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। डॉट डॉट स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? ग्रेन्यूल बोला जाता है, ठीक है।
ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट इन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह का ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो यानी बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट 2 टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक। ग्रेनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया गया, यानी नाइट्रोफिल होता है, इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अभी फ्लो चार्ट दिखा देंगे, उसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास अब यानी ए ग्रेनुलोसाइट में तुम्हारे 2 आते हैं, एक मोनोसाइट होता है, दूसरा क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में 2 आते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब इनका थोड़ा थोड़ा काम देख लीजिए, हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको बता देते हैं, लास्ट में काम देख लेना, WBC का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तुम्हारे पास क्या इतने ये यानी न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल ये तुम्हारे ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आते हैं, और इतने तुम्हारे पास क्या होगा ए ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। अब यदि चाहेंगे तो इस एग्जाम में आप बढ़िया से न्यूट्रोफिल हेडिंग डालिए, फिर इनके बारे में 3-4 पॉइंट, इनका डायग्राम, इस्नोफिल थोड़ा सा ये लिख के फिर डायग्राम, ऐसे लिखेंगे तो बताओ कि कम से कम 1.5 से 2 पेज तो आराम से भर सकते हैं, उतना ही, कम से कम आप 1 पेज जरूर भरिएगा, कम से कम। देखिए पेज भरने से नहीं होता, मेन कंटेंट लिखने से होता कि कंटेंट क्या लिखे, कहानियां नहीं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट में आप न्यूट्रोफिल जो देखें जिसमें ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल देखो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाई कि नहीं, इसमें कोई भी डॉट हम नहीं बना रहे क्योंकि ये ए ग्रेनुलोसाइट है। इसमें नेट्रोफिल क्या होता है, मल्टीपल लोब न्यूक्लियस होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इस शेप का बनाया गया ना, ये न्यूक्लियस है, इसमें मल्टीपल लोब, कईयों लोब होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे मल्टीपल लोब बोला है, ठीक। इसमें देखो क्या दिया, पोल, जो पोल यानी सॉरी पेल रेड कलर का या ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब इनके जो ग्रेन्यूल में, ठीक है, रेड कलर या ब्लू कलर के ये जो डॉट डॉट है इस रेड या ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। एसिने का ओ यानी इस्नोफिल क्या होता है, इस्नोफिल क्या होता है, बाई लोब न्यूक्लियस होता है, एक लोब दो लोब न्यूक्लियस होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, बाई बोला जाता है। ये क्या होता है, डार्क पिंक स्टेन करता है साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल, मतलब तुम स्टेनिंग जब करोगे देखने के लिए WBC को, तो उसमें जो ये तुम्हारे पास ग्रेन्यूल रहेंगे पिंक कलर के लेंगे तो हम समझ लो इस्नोफिल है, ठीक है। अब आते हैं बेसोफिल पे। बेसोफिल क्या होता है, ये भी बाई लोब होता है, मगर एक लोब छोटा है कंपेयर टू अदर लोब से, ठीक है। लॉट ऑफ डार्क पर्पल स्टेनिंग इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके में आपका इंटायर सेल क्या हो जाता है, कंप्लीट। कहने का मतलब क्या कर रखा, इन्हें जब स्टेनिंग करेंगे तो ये पर्पल स्टेनिंग देगा, क्या देगा, पर्पल स्टेनिंग। तो ये हो गया किसके बारे में, ग्रेनुलोसाइट के बारे में। ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोसाइट क्या होता है, ये किडनी शेप का होता है, देखो इसमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होता, इसीलिए ए ग्रेन्यूल बोला जाता है। मोनोसाइट हो गया जो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, किडनी शेप का होता है। इसमें नो ग्रेन्यूल, कोई भी ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता। इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वेरी फैथी स्टेन ब्लू, मतलब इसे तुम जब स्टेनिंग करोगे तो बहुत ज्यादा डार्क ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या आते हैं, लिम्फोसाइट देखा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या हो, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस जो रहेगा स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। ये इसमें भी कोई ग्रेन्यूल नहीं देखने को मिलता। थिन आउटर रिम होती है फैथी ब्लू स्टेन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो बाहर वाली होती है तुम्हारे पास क्या होती है, एक आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है। चाहे तुम रुक जाओ, इसके अंदर जो ग्रेन्यूल है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है इनकी जो लेयर होती है बहुत पतली होती। तो ये था ग्रेनुलो और ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। और लास्ट में क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ WBC। यहाँ से क्या कर देंगे, फंक्शन ऑफ WBC। तो WBC प्रोटेक्ट हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है WBC, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, फैगोसाइटोसिस इन नेचर का होता है, जो हमारा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है इनगल्फ कर जाते किसी भी फॉरेन बॉडी को हमारे शरीर में यदि इंटर करी तो, ठीक है। बॉडी डिफेंस WBC मैन्युफैक्चर क्या कर देती, मैन्युफैक्चर करती एंटीबॉडी, जो क्या होता है किसी भी चीज़ से लड़ जाएगी। और इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यून बॉडी बनाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या कर सकती है, आराम से लड़ने में मदद करती है। और यानी क्या होता है, रिलीज, ओ भाई रिलीज लिखना है, रिलीज क्या करती है, हेपरिन और हिस्टामिन को क्या कर देती है, रिलीज करने का काम करती है, ठीक। मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव डिजीज, मतलब ये कभी बैठती नहीं, पूरी गश्त लगाती रहती है, जैसे हमारी सेना है, ठीक। अब तुम बताओ प्यार से सोए हो घर में, ठीक है। अभी इस समय देखा जाए तो रात का 12:23 हो रहा है, 23 मिनट हो रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। अब बताओ हमारे जो सोल्जर हैं अभी तक हमारी रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे टहल रहे हैं, कितना भी ठंडी कितना भी गर्मी पड़े। इसीलिए क्या होगा, देश के युवा, ठीक है, आप सोल्जर की यदि रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, क्योंकि अपना देश ही ऐसा है जो हर चीज़ का रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव सिस्टम हो गया, जैसे हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं उसे हमारे WBC हमारे शरीर की रक्षा करता। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट हार्मोन सीक्रेट बाय पैंक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड। हमारे अंदर पैंक्रियाज जो होती है और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के बारे में हमें डिस्कस करना, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, काम बन जाएगा। देखिए पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा दे दें, लोकेशन कहाँ क्या है और इससे जो क्या सीक्रेट होता है उसका एक्चुअल में काम क्या, बस इतना लिख देंगे। आधा पेज इसमें आधा पेज इसमें, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो हमने पैंक्रियाज किसे किसे करना है, पैंक्रियाज को और थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, दोनों को हमें डिस्कस करना। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे पेट के जस्ट नीचे। तुम इसका डायग्राम बनाओगे ना तो ये हमारे पास स्टमक हो गया, यहाँ से जो मुड़ती है ड्यूडेनम वाला रीजन, यहीं पर हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पैंक्रियाज प्रेजेंट होता, ठीक। तो ये लिखा लोकेटेड नियर द ड्यूडेनम, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता, ठीक। राइट एंड ऑफ पैंक्रियाज लार्ज होता, राइट एंड मतलब ये वाला जो एंडिंग पॉइंट होता है वो लार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है। और शार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक वाला रीजन, यानी बाहर से जाओगे ना तो टेल बोला जाता है, सबसे लास्ट वाले को। मतलब ये नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, लिख देना तुम। पैंक्रियाज होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है और इंसुलिन भी निकालने का काम करता है, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या कर देता है? ड्यूडेनम के बगल में और स्टमक के नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड है। इसका जो लार्ज वाला पार्ट होता है उसे हेड बोलते हैं और जो शॉर्ट वाले पार्ट को हम टेल एंड नेक बोलते हैं, ठीक। ये चीज लिख देंगे, ठीक है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या लिखा है? इट ग्लैंड इज 12 से लेके 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर तुम लिख देना लॉन्ग होती है। और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। इट इज डिवाइड इनटू हेड, नेक और टेल में क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है। और क्या होती है? इट इज कनेक्टेड टू ड्यूडेनम टू डक्ट, मतलब क्या होता है? ड्यूडेनम से अटैच होती है और दो डक्ट, मतलब दो क्या हो जो हमारे पास वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप जैसी संरचना जो ड्यूडेनम में आके खुलती है। हेड वाला क्या होता है? एक्सपैंड पोर्शन होता, फीटेड होता, सी शेप का ड्यूडेनम, उसी में क्या होता? कर्व होता। कहने का मतलब दिखा देते हैं आपको, देखिए ये आपके नीचे क्या हो गया, ये आपका हम पेट छोटा सा बना दिए हैं, ठीक। ये तुम्हारे पास ड्यूडेनम वाला रीजन, ये वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेड वाला रीजन। ये सी शेप के अंदर जो ड्यूडेनम बना हुआ है इसी में कर्व होकर क्या कर देता है? ऐसे आराम से ये बैठा हुआ हमारे पास पैंक्रियाज है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। अब कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ग्लाइकोगॉन निकलता है, ठीक है। ग्लाइकोगॉन, पहले इंसुलिन के बारे में, ये बीटा सेल होता है यानी उस किसके अंदर? पैंक्रियाज के अंदर। ये करते क्या है? तुम्हें ये भी नहीं पता रहेगा तो सिंपल सा बोल देना, पैंक्रियाज से इंसुलिन तथा ग्लाइकोगॉन निकलता है। मेन हार्मोन की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल की अधिकता होती है तो रिड्यूस कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है। और इंक्रीज द अमीनो एसिड अपटेक सेल और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब क्या कहता सेल को तुम अमीनो एसिड लो, प्रोटीन बनाओ, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम इंसुलिन करवाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोगॉन क्या करता है? मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, मतलब ये क्या करता है? रिड्यूस करता है और ये मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ग्लाइकोगॉन हो गया। मतलब पैंक्रियाज से दो चीज निकलती, उनके हार्मोन के बारे में बता देना, ठीक है। मतलब उनका लोकेशन, डायग्राम, ये सारी चीज बता देंगे, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, काम खत्म, ठीक। तो हमसे दो चीज पूछा था, पैंक्रियाज के बारे में और थायराइड। पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाज हो गया, फिर स्ट्रक्चर हो गया, कौन हार्मोन निकला, उसका हार्मोन का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं किस पे? थायराइड पे। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती। इंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती जो अपने हार्मोन को, ठीक है, अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट निकलती हैं विदाउट डक्ट, ठीक है। ये विदाउट डक्ट निकलती हैं और क्या कर देती हैं? हमारे ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये क्या होती है? ब्राउनिश रेड कलर की होती है हमारे नेक रीजन पे, मतलब ये जो आगे वाला गर्दन है ना, इस वाले रीजन पे पाई जाती है। इससे भी दो हार्मोन निकलता है, एक थायरॉक्सिन हो गया, एक कैल्सिटोनिन हो गया। थायरॉक्सिन क्या कर देता? प्रमोट द टिश्यू मेटाबॉलिज्म, मतलब टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को यह क्या कर देता है? इस प्रमोट करता। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। यदि ज़्यादा होगी तो हाइपरथायराइडिज्म बोल देंगे, यदि कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइडिज्म बोल देंगे, ठीक है।
कैल्सिटोनिन क्या कर देता, कैल्सिटोनिन भी देखा जाए तो एक तरह का हार्मोन होता। ये क्या करते हैं, हमारे जो मसल हैं और हमारी जो ब्लड है उनसे क्या कर देते हैं, ये कैल्शियम आयन को पकड़ते हैं और हड्डी में चिपका देती हैं। ठीक है, तो ये कि लिखा क्या होगा, प्रमोट मोमेंटम ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड और मसल टू द बोन। मतलब क्या कर देती है, हमारे जो भी मसल में, ठीक है, मसल में और बोन में हमारे पास जो भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, मतलब खाते हैं तो ब्लड में मिक्स होता, तो ब्लड से एब्जॉर्ब करके हड्डियों में ऐड कर देता। कौन, कैल्सिटोनिन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डायग्राम, दोनों का डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप होता है जो हमारे नेक वाले रीजन पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ऐसे नेक वाले रीजन पे पाया जाता है। ठीक है, नेक वाले रीजन पे पाया जाता है ये। अब ये जानते हो क्या, हार्ट फंक्शन का काम यही है, बोन हेल्थ को करने का काम यही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन यही है। ठीक, अब इनमें देखो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे तुम्हारे पास क्या होती, गोली जैसी संरचना, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कह रखा डिफाइन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, गिव इट्स नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज क्या होता है और कौन सी ऐसी ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, रिकॉर्डिंग करती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करती है। जैसे आप नपवाने जाते हैं ना, कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर इतना है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, नॉर्मल रेंज क्या होता है और उसे किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, बस इतना लिखना। तो जैसे जैसे पूछा जाएगा वैसे लिखिए। देखिए, तो हम ब्लड प्रेशर पे हेडिंग डाल दिए, तो पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। पहले सुनिए, ब्लड देखा जाए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब देखिए फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस कंटेनर में रखना अपनी वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता, उस प्रेशर को हम फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। जैसे वाटर के द्वारा यदि प्रेशर लगा रहा है तो वाटर प्रेशर बोलेंगे। तो बताइए, ब्लड हमारी आर्टरी यानी हमारी नस के अंदर फ्लो कर रही है, तो नस के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, तो उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नस तो लिखेंगे नहीं सर, लिखेंगे क्या, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। हमारी आर्टरीज की वॉल पर क्या होता है, ब्लड के द्वारा एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। क्रिएट न लिखना, एग्जर्ट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, यहां से कह रखा है यानी वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, हार्ट के टोटल 4 चेंबर होते हैं। थोड़ा बार बार वेंट्रिकल आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। देखिए हमारे पास हार्ट के कितने होते हैं, 4 चेंबर हो गए। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये आर्ट्रियम हो गया, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, और ये नीचे तुम्हारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ये क्या रखें, वेंट्रिकल वेन द कॉन्ट्रैक्ट करता, जब हमारी ये वेंट्रिकल वाली जब कॉन्ट्रैक्ट करती तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाने का काम करता। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेन ब्लड इज ए पंप इनटू द ऑर्टा, ये ऑर्टा की मदद से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा क्या कर देती है, पूरे प्रेशर से क्या होगा, साथ तक ले जाती है। तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। कहने का मतलब ये देखो, ये हमारे पास मान लेते पूरा शरीर है, तो यहाँ से क्या करेगा, ब्लड पहले यहाँ पर इंटर करेगा। ठीक, एयर ऑक्सीजन इंटर करेगा, इस वाल की मदद से इसमें आएगा, तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे शरीर में क्या होगा, प्रेशर के द्वारा, और ये जो ले जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। अब ऑर्टा में जो क्या होता है, प्रेशर यदि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसे हम प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। अब कोई पूछेगा सिस्टोलिक क्या होता, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता, क्या कर देता, कॉन्ट्रैक्ट करता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कॉलम। ठीक, उस प्रेशर को बताओ, ज़्यादा प्रेशर रहता तो हम क्या लिख दें, 120 mmHg लिखते हैं। मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकता है। ठीक है, जैसे मान लेते, देखो ये हमारे पास मोबाइल का कवर है, इसे जब दाब दिए तो समझ लो तो क्या हो गया, सिस्टोलिक होगा। बताओ, दाबे हैं, इसे तुम बाटल मान, इसके अंदर जो पानी है क्या करे, यदि तुम दाब दोगे तो ये पानी प्रेशर क्या होगा, आगे की तरफ, इधर देखो आगे की तरफ भेजेगा तेज से कि नहीं, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसे हम दाबे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, 120 mmHg है। समझ में आया कि नहीं, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस इन द वर्ड यानी वेंट्रिकल व्हेन द रिलैक्स एंड आर फिल विद द ब्लड इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब क्या हो गया, देखो एक बार यदि हमारा हार्ट ही देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कुछ समय के बाद आराम से क्या करेगा, रिलैक्स करेगा नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो प्रेशर जाएगा तो वो ज़्यादा होगा, तो उसे 120 लिखें। सही है कि नहीं। अब हमारा हार्ट क्या करेगा, जब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें बताओ जो भी ब्लड था क्या हो गया, फ्लो के करके बाहर की तरफ चला। अब बताओ ये जब क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का, अब या तो ये रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ब्लड क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ब्लड क्या हो जाएगी, भर जाएगी, यानी जगह ज़्यादा मिल गया। अभी यहाँ पर एक वो होता, क्या बोलते हैं जी,
वो डिब्बा होता, तुम डिब्बा से ले सकते हो, डिब्बे को तुम दाबोगे तो इसमें प्रेशर के साथ क्या रहेगा, पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें पानी दोबारा भर जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास देखो, वो जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, तो उसमें ब्लड क्या हो जाती है, फिल होता है, तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कितना होता है 80 mmHg होता। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता तो हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर के साथ पानी को फेंकेगा तो 120 रहता, क्योंकि प्रेशर उस समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा को हम 120। अब बताओ, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो कुछ समय के बाद आराम से क्या होगी, रिलैक्स होगी, तो रिलैक्स होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलैक्स जब होगी तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, तो प्रेशर उस समय 80 रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की डिफिनेशन, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब रिलैक्स करेगा, एक बार दोबारा स्किप करके तुम देखना भाई। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा सिस्टोल कंडीशन क्या होता है, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन को हम सिस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर ज़्यादा था तो 120 mmHg हमारी इस फैग्नोमाइनोमीटर मशीन में देखा गया, ठीक। डायस्टोल, जब हमारा हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो यानी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम, यानी 80 mmHg, तो उस समय कम है तो इसलिए 80 mmHg। तो नॉर्मल लिखा कैसे जाता है, नॉर्मल बीपी जो होती है 120 80/80 mmHg होती है। ये तुम्हारे पे 120 जो होती है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 जो होती है डायस्टोलिक प्रेशर, जो यहाँ सामने तुम्हारे दिया गया। अब कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इफ द ब्लड प्रेशर एबव 140, या तुम इसे एग्जैक्ट नहीं याद है तो हमारा बोलेंगे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर हमारा घटता है यानी डिक्रीज करता है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब तुम प्रेशर से समझो, ठीक। टेंशन कम मिलती जब ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़ जाता भाई, ठीक है कि नहीं, बहुत सारे लोग होंगे ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर हमने जो पूछा था नॉर्मल रेंज भी बता दिया, कह रखा बीपी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्फैग्नोमानोमीटर। आप आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद के स्फैग्नोमानोमीटर भूलिए, और यदि हो सके तो आप कमेंट में एक बार इसे टाइप जरूर कर दिए, ठीक है। क्योंकि हम जब एग्जाम देते थे तो ये सेशनल, थर्ड सेशनल में पूछा गया था तो स्पेलिंग हम गलत करके आए थे तो आधा नंबर मिला था, ठीक है। पूछा गया था बीपी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ... कर दिया गया यहीं पर, ठीक है। तो एक बार इसे स्पेलिंग जरूर लिखिएगा, जो गलतियां हम किए उसे आप जरूर मत करिएगा, ठीक है। तो ये होगा स्फैग्नोमानोमीटर। ये चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर पे कह रखा राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे तुम्हें क्या कर देना, नोट लिखना डिटेल में। नेफ्रॉन क्या होता है, हमारे पास जो किडनी होती है उसके सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में यहाँ दे रखा, नेफ्रॉन की डिफिनेशन तुम लिख दो, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, उसी तरह से किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। ईच किडनी हैव द मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक किडनी के बाद एक दो नहीं मिलियन ऑफ नेफ्रॉन तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी के अंतर। अब तुम सोचो फिल्ट्रेशन कितना वीआईपी तरीके से करते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ग्लूकोज, वाटर लेवल इन यूरिन। हमारे यूरिन के अंदर कितना सोडियम लेवल है, कितना ग्लूकोज लेवल है, कितना वाटर लेवल, उसे जो मेंटेन करता कौन करता, नेफ्रॉन ही करता। अब नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा, प्यारा सा स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बताओ अफरेंट आर्टरियोल से ब्लड क्या कर देता, इंटर करता। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, ब्लड इंटर किया, ब्लड इंटर किया तो ये जो ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, ठीक है, ये जो दिखाया गया तो इसे क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो रेड कलर का रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुरल बोलते हैं, ठीक है, ग्लोमुलरस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लोमुरस हो जाएगा, ठीक है।
एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक, ग्लूमेरुलस बोलते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड इंटर किया, यहाँ पर से थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन हुआ, क्या होगा, थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन हुआ। अब बताओ, फिल्ट्रेशन होकर यहाँ से चले जाता, तो पहले वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं, प्रॉक्सिमल मतलब पहले, मतलब फिल्ट्रेशन के जो जस्ट वाला बाद होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो इसीलिए किसका नाम रख दिया गया, पीसीटी बोल दिया गया, क्या बोल दिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। ठीक, ये जो ब्लड आ रहा है ये तुम्हारे पास इफरेंट है, मान लेते लग बाई चांस ज्यादा हो जाएगा तो यहां से इसमें डाल दिया जाएगा, और इसमें यदि ज्यादा होगा तो इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक, इसीलिए उसी पैरेलल चलती है, ऐसे इस पे घेरा बना के चलती, मगर हमने अलग अलग पेन से दिखाया इसलिए आप समझ सकें। ठीक है, ये होगा, देखो ये पीसीटी, पहला पार्ट पीसीटी होता है, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। यहां से जो आता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाता है ये इस शेप का, इसे क्या बोला, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। पहले नाम सुन लो, डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां पर होता। अब देखो डी से क्या होगा, दूर समझना, डिस्टेंस, यहां से क्या होगा, डिस्टेंस है तो इसे तुम समझ ला, ये याद रखना, डी से क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस पे डीसीटी। कितने लड़के इसमें कंफ्यूज जाते हैं, पीसीटी इसे कहते हैं कि डीसीटी इसे कहते हैं। तो डी से क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूर होता है, दूर यहां पर है तो इससे दूर तुम लिखना डीसीटी। अब समझ गए कि नहीं, ये हो गया। और ये वाले पोर्शन को क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जो यूरिन को कलेक्ट करते हैं, और इसके पीछे यूरिनी ब्लैडर लाक लगा होता है, और यूरेथ्रा के द्वारा हम क्या कर देते हैं, जब जरूरत पड़ती तो हम बाहर कर देते हैं। अब यहां से होता क्या, सबसे पहले देखो क्या, पीसीटी में क्या होगा, यदि मान लेते कोई आयन की मात्रा ज्यादा होती है तो यहां से ले लिया जाता है। ठीक है, ले लिया जाता। ठीक, देखिए इतना समझे नहीं आप, यहां से लेना देना का काम यहां से स्टार्ट। सबसे पहले ये वाले को क्या, इसे क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन बोलता है। देखो यहां से क्या होता है, थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन होता, मतलब जो भी तुम्हारे पास क्या होगा, वेस्टेज है वो यहां ब्लड से क्या हो जाएगा, ल्यूमन, ये वाला तुम्हारे ल्यूमन के अंदर डाल दिया जाएगा। यहां से जाते जाते यहां पर होगा, मान लेते ल्यूमन में ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, यानी ल्यूमन से ब्लड के अंदर डाल देगा, ये रेड कलर का ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर डाल देगा। फिर क्या होगा, यहां से पोर्शन में तुम्हारे पास सिक्रीशन होगा, लग बाई चांस सिक्रीशन मोस्टली यहां पर होता है। ठीक है, यहां पर सिक्रीशन होता, जो भी तुम्हारे पास ब्लड में आए फिर क्या भेज दिया जाए, ल्यूमेन में भेज दिया जाएगा वेस्टेज मटेरियल को, और यहां से होते होते बाहर की तरफ कर दिया जाएगा। तो 3-4 स्टेप होता है, और स्टेप का देख लीजिए, और काम क्या होता है, नेफ्रॉन का बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक, तो ये हमारे पास टोटल इतने स्टेप है। देखो कहीं कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन लिखा तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि एग्जाम यदि करीब है तो आप दूसरे डिटेल में देखने के लिए हमारे वीडियो पे प्रेजेंट है। नेफ्रॉन क्या हो गया, अब फिल्ट्रेशन पे एक अलग से वीडियो बना दिया गया। तो देखिए फिल्ट्रेशन समझिएगा, ल्यूमन से ब्लड में चला गया, रीएब्जॉर्प्शन बगा दोबारा क्या कर दिया, सोख लिया गया। ठीक है, ल्यूमन से ब्लड में डाल दिया, फिर सिक्रीट कर दिया, ब्लड से ल्यूमन में डालते, लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। इतना प्रोसेस होता है इसमें। अब फंक्शन क्या होता है कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, किसी भी वेस्टेज प्रोडक्ट को, हमारी बॉडी वेस्टेज तो रख नहीं सकती है। ठीक है, अब बताओ वेस्टेज को नहीं रख सकते, उसे क्या करिए, बाहर निकालने के लिए नेफ्रॉन का काम होता है। बैलेंस द बॉडी फ्लूइड, अभी बोले सोडियम ग्लूकोज वाटर लेवल को बैलेंस करता, तो ये बैलेंस द बॉडी फ्लूइड को यही बैलेंस करता। रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी यही रेगुलेट करता, कौन, नेफ्रॉन करता। अब इसमें जब आप रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसी किडनी के अंदर, तब उसमें देखेंगे एकदम डिटेल में। सुपर 25 क्वेश्चन इसी के लिंक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से रेगुलेट करता वो भी, तो मतलब इतना तुम्हारे क्या हो गया, फंक्शन के बारे में। तो हमारा 5वां क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। 6ठे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। देखिए अब बार बार दिखाएंगे, क्या डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या रखा, राइट ए नोट ऑन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है, पीरियड समझते हो कि नहीं, जो फीमेल में आता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, जिसे मानसिक धर्म हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो इस पे आपके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या देखो मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन इन्वॉल्व द फिजिकल चेंजेस अकरिंग द यानी पीरियडिकली इन द फीमेल। मतलब क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर यदि फर्स्ट तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आती, समझ लीजिए वो बेबी यानी जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल बॉडी है, वो क्या करती है, प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि उसमें एक जो है मैच्योर हो चुका है। ठीक है, ये होगा, मतलब ये फिजिकल चेंजेज है जो फीमेल बॉडी में पीरियडिकली होता है। पीरियडिकली क्यों बोला गया, हर एक 20 डेज के बाद ही क्या होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में लिखा मेनार्ची फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक, विच
बीगिंग एट प्यूबर्टी 12 से लेकर 15 ईयर तक। मतलब क्या होता है, यदि किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर पहला मेंस्ट्रुएशन आता है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, मेनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्ची बोलते हैं। यदि पहला पीरियड आता है तो अब वो एज पे डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 12 से 15 ईयर होता है, कहीं कहीं बुक में आप यहाँ से 14 से लेकर 16 तक दिया रहता है, वो आप वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री का क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक, जो पहला पीरियड आता है उसे यानी मीनार्ची बोलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होता है, मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज मतलब क्या होता है, जब किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर जो सबसे लास्ट वाली, अब उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी नहीं होगा। मतलब ये देखा जाए तो 55 और 60 की एज में होता है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। यानी तुम्हारे पास क्या हो जाती है, उनके पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्टॉप हो जाती है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट औरत नहीं हो सकती, क्योंकि एग का बनना बंद हो गया। ठीक है, ये दो टर्मोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इन फीमेल साइक्लिक ये रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल अबाउट 20 डेज। मतलब क्या होता है, ये फीमेल बॉडी में देखा जाए तो ये साइकिल हर एक 20 डेज के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, डूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन अकर 10 द 1 ओवम में रिलीज। मतलब क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यानी मिड वाला पोर्शन आता, मतलब 14 डेज वाला आता, तो एक मैच्योर एग वहाँ से रिलीज होता है। तो दो कंडीशन होती है, ठीक है, यदि मैच्योरेशन वहाँ से एग रिलीज हो गया, यदि स्पर्म मान लेते हैं वो क्या कर देते हैं इंटरकोर्स में, ठीक है, यानी कोई मेल बॉडी उसके फीमेल बॉडी के अंदर क्या करता है, स्पर्म को यदि इंजेक्ट कर देगा तो वहाँ जाकर फर्टिलाइज कर देगा, तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। मगर हमें यहाँ क्या पढ़ना, मेंस्ट्रुएशन पढ़ना। ठीक, तो ये जब मिड होता है किसी भी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड पॉइंट होता है, तो एक ओवा वहाँ से रिलीज होता है मैच्योर होके। ठीक, अब इसमें कितने फेज होते हैं, इतने छेद होते हैं। मतलब 28 डेज का क्या होता है, देखिए मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है कितना होता है, 1 से लेके 5 दिन तक होता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है, मतलब इसमें एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, एक डायग्राम हम इसी के, ठीक है, जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसी में हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। एक डायग्राम देख लीजिएगा, कब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता। फॉलिकुलर हार्मोन क्या होता है, FSH, LSH, ये बहुत सारे हार्मोनल होते हैं जो अपना काम करते हैं। तो कितना होता है, 1 से लेकर 13 दिन तक होता है। ओवुलेशन फेज कितना होता है, 14 दिन, यानी एग्जैक्ट 14 दिन। इस समय देखा जाए तो इस समय यदि कोई फीमेल बॉडी 14 डेज के यानी इस डेज के मतलब वो क्या कर देती है, 12 से लेके मान लेते हैं 16, इसके बीच में वो क्या कर देती है, इंटरकोर्स करती है किसी भी मेल पार्टनर से, तो उस समय ओवुलेशन पीरियड होता, मतलब एक मैच्योर हो सका, तो स्पर्म यदि जाएगा तो उसे फर्टिलाइजेशन करने का चांस लगभग 100% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, यानी ओवुलेशन फेज बोलते हैं। फिर क्या होगा, ल्यूटियल फेज होता है जो 15 से लेकर 28 तक। इसमें जब वो स्पर्म को नहीं पाता है तो वो क्या कर देता, फॉलिकल बाहर की तरफ आता है, जिससे हमारे यूट्रस की जो वाल होती है, जिसे हम इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, उसे काट के क्या कर देगा, बाहर की तरफ कर देता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब लास्ट में एक फेज लिखा जाता है जिसे हम फर्टाइल फेज कहते हैं, जब स्पर्म इंटर करेगा तो ये लास्ट केस है। ठीक है, ये लास्ट नहीं मान सकते क्योंकि हमें स्पर्म इंटर ही नहीं कराना था, क्यों ये हम लिखें, यदि लिख देंगे तभी कोई टेंशन नहीं। फर्टाइल पीरियड होता है जब स्पर्म इंटर करेगा तो। ये तुम्हारे पास क्या किसके था, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ठीक, इसमें हम डायग्राम डाल देंगे, ठीक, वहाँ से आप थोड़ा सा जरूर डायग्राम देख लेना, नहीं तो आपके पास NCERT होगी 11th की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लास्ट एंड फाइनल इसमें क्वेश्चन है, तुमसे कह रखा है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखिए हमें 6 भी करना, तो हमने 6 को एकदम डिटेल में देख लिया। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको यदि पता रहे तो ब्लड क्लॉटिंग होती क्या, वो मैकेनिज्म लिख देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। अब सोचिए ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। अब बताओ, यदि तुम्हें चोट लग गई, ठीक है, ब्लड थक्का नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, पूरा ब्लड हमारे शरीर से बाहर की तरफ चल जाएगा, जिसके हमें बाद में दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्या होता है, ब्लड अपने आप को क्लॉट कर देता है, जो ब्लड हमारा रुक जाता है, जिससे हमारी पूरी जिंदगी बच जाती है। ठीक है, देखो, यानी ब्लड क्लॉटिंग इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इज इंजर्ड बाय द एनी शॉक एंड इंजरी। फाइट हो गया, मतलब तब झगड़ा उगड़ा कर दिया कहीं के, पीट पाटी में बरियारे फट्ठा उट्ठा मार हो गया, ठीक, तो कट जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, यदि निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद ब्लड क्या होता है, क्लॉट करना है। एक्सीडेंट देखे होंगे, ठीक है, एक्सीडेंट बहुत सारे रोड पे होता है, तब भी देखेंगे ब्लड क्लॉट कर जाता है,
थक्का बना लेता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है कि हमारी ज़िंदगी बच सके। अब इसके लिए टोटल 13 फैक्टर होते हैं। इन 13 फैक्टर को आपके रिक्वायरमेंट नहीं याद करने की, ये फ्लो चार्ट आप याद कर लीजिए, काम बहुत हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, टिश्यू हमारे इंजर्ड होते हैं। कौन? प्लेट, यानी ऊपर जो होता है। ठीक है, टिश्यू हमारी इंजर्ड होगा, मतलब हमारी स्किन क्या हो गई, इंजर्ड हो गए। तो उसमें पहले आते हैं थ्रोम्बोसाइट आते हैं, यानी प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट एयर के ऊपर, यानी एयर में जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोकाइनेज में बदल जाते हैं। क्या मतलब, सबसे पहले टिश्यू इंजर्ड हुआ, हमारा प्लेटलेट जो सेल रहता है उसे थ्रोम्बोसाइट सेल बोलते हैं। जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज बना देता है। ठीक, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है इंटर करता प्रोथ्रोम्बिन के पाया जाता है। हमारे ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा हमेशा प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। अब इसके पास ये जब जाता है ना तो इनएक्टिव को तुरंत क्या कर देता, कैल्शियम से रिएक्ट करता है, क्या बना देता, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता। किसमें? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता। अब थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, फिर ये जाएगा कहेगा अरे सारी झाग रही झाग फिब्रोजिन, ब्लड वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ले जो जल्दी जल्दी क्लॉट कर। तो क्या करेगा, फिब्रिनोजन को क्या कर देगा, इनएक्टिव है तो एक्टिव कर देगा, किसमें, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगी, वहाँ पर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जिससे हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वहाँ पर ट्रैप हो जाएगी और हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं ब्लड वेसल है, और क्या करेगा, ये सब देखो, ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, वहाँ नेटवर्क फॉर्म होगा। देखो ये नेटवर्क फॉर्म हो गया, तो हमारी क्या करेगी, जो ब्लड वेसल्स रहेगी, ठीक है, इसमें देखो क्या करते हैं, ये जो हमारी आरबीसी इसी में आके ट्रैप हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से डब्ल्यूबीसी आके ऐसे घेरा बना लेगा और प्रोटेक्शन करेगा कि इन्फेक्शन को कम से कम किया जाए, तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस होता है टोटल और टोटल ब्लड क्लॉटिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आपके प्यारे से पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे दिया है, पार्ट बी में हमें टोटल दे रखा है एनी 10, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर 10 क्वेश्चन से मिल जाएगा आपको। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा, डिफाइन टिश्यू, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब टिश्यू होता क्या, कोई एग्जाम्पल बताना। हम फ्लो चार्ट बना देंगे, उसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। देखो डिफिनेशन सबसे पहले दिया है, ठीक है। अब ये सब बीच वाला ये सब पॉइंट याद होता तो अच्छी बात है, ये तीनों पॉइंट नहीं याद करोगे तभी कोई टेंशन नहीं है। तो डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल विच द सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक, मतलब कोई सेल की सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब सेल की जब ग्रुपिंग होती तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, और यानी एक ओरिजिन की सेम ओरिजिन की होती है, सेम ओरिजिन की होती है, उसी क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सिंपल सा लिख देना, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। देखिए जब सेल की ग्रुपिंग होती तो टिश्यू बनता, टिश्यू की ग्रुपिंग बनती तो आर्गन बनता, आर्गन की ग्रुपिंग होती तो आर्गन सिस्टम बनता, आर्गन सिस्टम से एक चोमू इंसान बन गए जो सामने आपके बल्ले बल्ले बोल रहा। ठीक, मतलब हमारी पूरी शरीर बन जाती है। ठीक, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टर्म है टिश्यू देने वाले क्या होते हैं, मोरियो फर्नाकोसिस जेबियर बीचिट 1792 में, इतना बड़ा नाम है, कोई टेंशन नहीं, याद करना कोई बात नहीं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, से देख लीजिएगा। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉगी मतलब स्टडी होती है। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेल की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, ये सब टर्म वगैरह देख सकते हैं। हमसे पूछा है, ठीक है, हमने डिफिनेशन बता दिया, 3 नंबर का पूछा, तो ये फ्लो चार्ट आप बना देंगे वहाँ से। देखो हमारे टोटल पास 3 होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कहीं भी रहेंगे, टोटल 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब यानी इपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, इपिथेलियल टिश्यू कहीं भी रहेंगे तो हाँ प्रोटेक्शन का काम करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे और ऊपर की लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये इपिथेलियल टिश्यू का काम है। इसी को फ्लो चार्ट को बना देंगे, यहाँ से देख सकते हैं। इपिथेलियल टिश्यू स्क्वाइमस टिश्यू होता है, किस शेप का, स्क्वायर शेप का रहेगा। क्यूबॉइडल होता है जो क्यूब शेप का रहेगा। कॉलमनर मतलब खंभे का शेप का रहेगा। सिलिएटेड मतलब इन्हीं के ऊपर तुम ऐसे सीलिया लगा दो तो सिलिएटेड हो जाएगा। ग्लैंडुलर मतलब जहाँ पर हमारी ग्लैंड रहती है उनके अंदर जो पाया जाता है उसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। तो एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, इतने सारे आ जाएंगे। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडान हो गया, लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, अब ब्लड हो गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा पढ़ने ला। लिगामेंट जो बोन से क्या कर देता, बोन का जो कनेक्शन करता, बोन से बोन का कनेक्शन कौन करता, लिगामेंट। और कार्टिलेज होता बोन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता, क्या होता, मसल टू बोन टू हमारे
हमारे पास क्या होता है, मसल का कनेक्शन कार्टिलेज का था। बोन के तो बारे में जान ही रहे हैं, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हो गया। मस्कुलर टिश्यू में दो आते हैं, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू जिसे हम वॉलेंट्री टिश्यू बोलते हैं, और एक स्मूथ टिश्यू होता है, एक कार्डियक टिश्यू होता है। क्या होता है, कार्डियक मसल होता है। इतने तुम्हारे पास हो गए। नर्वस टिश्यू अकेला है, तो ये हमने क्या करी, ये नर्वस टिश्यू थोड़ा सा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने टिश्यू के बारे में बता दिया और उसके एग्जाम्पल के फ्लो चार्ट के साथ हमने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2 हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ग्वाइट। ग्वाइट मतलब क्या होता है, गठिया रोग होता है, जो गांठों में हो जाता है गठिया रोग, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसके बारे में यहाँ सामने हम लिख दे रखे हैं, व्हाट इज ग्वाइट। ग्वाइट यहाँ पर हमने ग्वाइट, वो ग्वाइटर वाला नहीं, वो ग्वाइटर की स्पेलिंग दूसरी होती है, जो घेघा रोग होता है। यहाँ पर ग्वाइट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, ग्वाइट इज ए हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिजीज होती है व्हेन इज इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, मतलब हमारे ज्वाइंट के अंदर यूरिक एसिड की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और हमारे क्या कहते हैं, क्रिस्टल के रूप में हमारे हर एक ज्वाइंट पे, जैसे मान लेते हैं अंगुली, ये सब ज्वाइंट है ना, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाती है, तो उसी में क्या बोलते हैं, ग्वाइट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब यूरिक एसिड क्या हो जाता है, लेवल इंक्रीज कर जाता है, और जब लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी जो भी ज्वाइंट है उसमें यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में वहाँ पर जा क्या होंगे, डिपोजिट होंगे। उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइट बोलते हैं। ठीक, यूरिक एसिड यदि तुम्हारे शरीर में बढ़ेगी ना, तो तुम्हारी शरीर गांठ बहुत तगड़ा दर्द करेगा। ठीक है, अब कॉजेज क्यों होता है, अब ये देखिए क्यों होता है, क्योंकि उसमें देखो कभी कॉजेज में तुम लिख सकते हो क्या, चाहे तुम्हारा जेनेटिक फैक्टर रहेगा, चाहे तुम्हारा जन्मजात रहेगा, जो अनुवांशिक पाते हैं। हाइपर टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे तो हमारी जो किडनी है सही से फंक्शन नहीं करेगी, यूरिक एसिड को बाहर नहीं करेगी, तब भी हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, डायबिटीज मतलब किसी पर्सन को शुगर है, डायबिटीज है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, तब भी हो सकता है। ठीक, ओबेसिटी, किसी पर्सन को मोटापा हुआ तब भी गठिया रोग हो सकता है। ग्वाइट मतलब गठिया रोग, अब बना के आप लिख सकते हैं। रीनल डिजीज मतलब किडनी में यदि कोई डिजीज हो जाती है तो सही से यूरिक एसिड का फिल्टर नहीं करेगा, जिससे हमारे ब्लड में डिपोजिट होने लगेगा, तब ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। डाइट, अब अच्छे डाइट खाते हैं, ठीक है, खराब डाइट खाते हैं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तब भी वो क्या कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। ठीक है, इतना होगा कॉजेज। साइन एंड सिम्टम कैसे देखेंगे, इसमें क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, मतलब हाइपर यूरिसीमिया, मतलब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की यदि मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। तो जॉइंट पेन होगा, तुम्हें थका थका महसूस करेंगे। नी और अदर जॉइंट पे क्या कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन हो जाएगी। तो ये था किसके बारे में, ग्वाइट के बारे में, यानी गठिया रोग के बारे में आपको लिख देना। तो डिफिनेशन हो गया, कॉजेज क्यों होता है और साइन एंड सिम्टम कैसे देखने को मिलता है। थर्ड नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, डिफाइन हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब क्या होता है, ब्लड का बनना ही क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। हीमो मतलब बनना, हीमो मतलब ब्लड होता, पोइसिस मतलब बनना होता। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसी को हम हीमोपोइसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो लिखा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल WBC RBC प्लेटलेट इज नोन एज हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, मतलब ब्लड के जो फॉर्मेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। दोज टिश्यू इन्वॉल्व इन हीमोपोइसिस इज नोन एज हीमोटोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं। मतलब जो यानी हीमोपोइसिस में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, यानी ब्लड को बनाते हैं, उन्हें टिश्यू को हम हीमोटोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं, या हीमोटोपोइटिक सेल भी बोला जाता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो सकते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जब यदि 3 तरह के होते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। जब हमारे शरीर के अंदर इरिथ्रोसाइट बनता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्लड के अंदर। ठीक, हमारे शरीर के अंदर जब क्या होती है, WBC का दूसरा नाम क्या पूछा, ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट का जब हमारे फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, या बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। अब यदि चाहो तो इसे हेडिंग डाल के इसका लिख देना, फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन एज इरिथ्रोसाइट, यानी और तुम्हारे पास फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस, और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। आप भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, यदि आप चाहें तो। ठीक है, अब साइट ऑफ हीमोपोइसिस हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ होता है, एक लीवर के अंदर हीमोपोइसिस होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, फाइनली बोन मैरो, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बोन मैरो के अंदर होता है।
अब ये रीजन क्या है हीमोपोइसिस बनने का, बताओ, वो तो लिख सकते हैं हेडिंग वेडिंग में, रीजन क्यों बनता हमारे अंदर ब्लड, क्यों, क्योंकि हमें क्या होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, WBC डिफेंस काम कर देती है, इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट, ये सब तो हम नहीं जानते, तुम्हें आता नहीं होगा, ठीक है। ब्लड हमारे अंदर क्यों बनता है वही तुमसे पूछा हुआ, ब्लड नहीं बनेगा तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, 4 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्टूरेशन। मैक्टूरेशन मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं, मैक्टूरेशन। जब हम पेशाब करते हैं मतलब हमारे जो थैली होती, पेशाब की थैली के द्वारा जो जब हमें इच्छा होती तो बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम मैक्टूरेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, इसकी डिफिनेशन तुम सुनिए। मैक्टूरेशन इज द प्रोसेस डिस्चार्जिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हमारे पेशाब की थैली से यूरिन को बाहर यानी डिस्चार्ज करना, ये क्या कहलाता है, मैक्टूरेशन कहलाता है, ठीक। लिखा द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग, ठीक है, एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज मैक्टूरेशन, मतलब हमारे शरीर से यूरिन को जब बाहर निकालते हो तो उसी प्रोसेस को मैक्टूरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या रखा है, एन एवरेज ए नॉर्मल एडल्ट एक्सक्रीट करता 1 से 1.5 लीटर, मतलब एक एवरेज पर्सन देखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर हम क्या कर देते हैं यूरिन का पर डे इतना हम यूरिन निकाल देते हैं, ठीक है। मैक्टूरेशन जो प्रोसेस होता है 2 फेस में होता, क्या होता है 2 फेस में होता है, यहाँ से याद रखना 2 फेस में होता। सबसे पहले स्टोरिंग फेज, मतलब हमारी जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा यूरिन बनता, तो बताओ हमारी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, पहले इकट्ठा होगा, क्या होगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, तो उससे हम स्टोरेज फेज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नल की लगा होता हमेशा भर भर निकलता रहता, वहाँ से बनता तो स्टोरेज किया जाता, जब हमें ज़रूरत होती तो हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेज दिया जाता कि हमें पेशाब लगी तुम बाहर निकालो, तो उससे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉइडिंग फेज बोलते हैं। मतलब 2 फेज होता है कि स्टोरिंग फेज जब यूरिन को स्टोरेज किया जाता है, ठीक, तो उसे इन यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में, तो उसे हम स्टोरेज फेज बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगी, वेडिंग फेज बोलते हैं, जो क्या कर देती है, सिग्नल देती है। जब ये भर जाता तो सिग्नल जाता सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, कहाँ पर, हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, तो वो क्या कर देता, बेटा तुम अब पेशाब करो, ठीक है, ये हो गया। और कभी कभी क्या हो जाता है, बिस्तर पे कर देते हैं, कितने लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे कर देते हैं, ठीक। देखो ये हमारे पास किडनी हो गई, किडनी के अंदर नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन के अंदर बनता, तो ये जो नली होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पेशाब की नली, जिसे यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। यूटेरस, सॉरी यूरेटर नहीं, यूटेरस तो फीमेल के अंदर वो हो जाएगा दूसरा, ठीक, यूसे यूरेटर बोलते हैं। यूरिन ये कलेक्टेड इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बन रहा है, वो क्या करेगा, फ्लो यूरेटस के द्वारा, सॉरी यूरेटस के द्वारा क्या कर दिया जाए, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज की। जब जरूरत रहेगी तो इस फेज के जरिए यहाँ से मैसेज आएगा तो हम उसे बाहर कर देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्टूरेशन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या हो गया, शॉर्ट नोट अबाउट हर्ट साउंड। हर्ट साउंड के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, ये हो गया। कितना टाइम हो गया भाई रात का 1:03 हो गया, गजब, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। देखो हर्ट साउंड क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। यहाँ से लिखा, साउंड प्रोड्यूस या जनरेटेड बाय द बीटिंग ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, मतलब हमारा हार्ट क्या कर देता है, किसी के सीने पे तुम क्या हाथ करके धर के देखना, धक 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 धक, वो नहीं धक धक जियरा वाला होता है, वो क्या करेगा, धक धक करेगा, उसी को हम हार्ट साउंड बोलते हैं। धक धक तो लिखेंगे नहीं, उसमें क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। देखो साउंड यानी क्या होता है, स्पेसिफिकेशन यानी इंडिकेट क्या होता है, टर्बुलेंस ड्यूरिंग द शट द वाल, मतलब हमारी जो वाल होती है हमारी हार्ट की, वो क्या करती है, चाहे ओपन होगी चाहे क्लोज होगी, तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब उसको साउंड को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप मतलब ऐसे यहाँ पर कान में लगाने वाला होता, और यहाँ से कनेक्ट करके हम क्या कर देते, ये और ये वाला हम उसके दिल के धड़पन पे लगाते हैं, और ये वाले हम कान में लगाते हैं, इसे स्टेथोस्कोप बोला जाता है, ठीक। ये हो गया। अब डॉक्टर बन जाएंगे तो यही आप लेके चलेंगे स्टेथोस्कोप। बहुत सारे लड़के होंगे जो इसके बाद नीट की तैयारी वगैरह पे लगे होंगे, ठीक है। लिखा, दिस साउंड इज जनरेटेड बाय द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड। ब्लड क्या करते हैं, जब फ्लो करता है तब ये जनरेट किया जाता है, ठीक है। देखो इन करता है या आउट करता, मतलब हमारे जो ब्लड होता है चेम्बर में, मतलब हार्ट की चेम्बर में चाहे इंटर करेगा चाहे एग्जिट करेगा, इन करेगा या आउट करेगा, तो हार्ट वाल क्या होगी, ओपन होगी या क्लोज होगी, तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड हार्ट साउंड बोलते हैं, ठीक है। हार्ट साउंड बोलते हैं। अब वो जानते हो कैसे होता है, इसके लिए सिस्टोलिक और डिस्टोलिक पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले हम बता दिए सिस्टोलिक क्या होता है, डिस्टोलिक क्या होता है। तो ये 2 टाइप साउंड आते हैं, सुने होंगे ना, लबडब,
ये सुने होंगे, ठीक है। तो ये लिखा जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की यानी हार्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल होगा, तो लोग कौन सी आवाज़ आएगी, लब की आवाज़ आएगी। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो उसमें ब्लड फिलअप किया जाएगा तो डायस्टोल होगा, तब किसकी आवाज़ आएगी, किसी आगे डब की आवाज़। डी से क्या होगा, डायस्टोल, डी से डब हो गया। तो आवाज़ जो एक्चुअल में आनी चाहिए तो हमारे पास क्या हो गया, लब डब होता है, जो साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, अब इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हो आपसे पहचान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 6 नंबर, इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मतलब क्या होता है, जब बेबी को डिलीवर किया जाता है उस प्रोसेस को हम पास्चुरेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा, पास्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप फीटस इज नोन एज पास्चुरेशन। मतलब हमारी जो फीमेल बॉडी होती है उसके यूट्रस के अंदर जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो क्या कर देता है, एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, वो हमारी यूट्रस की वाल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब देखो, ये हमारे पास इधर हो गया और हम पूरा इधर यूट्रस वो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया इधर, इधर हो गया, इधर से चले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, इधर हो गया, यहाँ से करके इधर हो जाएगा ये। फिर अब ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। अब यूट्रस की वाल पे क्या हो जाता है, यूट्रस में जब मान लेते कोई बेबी है, ठीक है, यहाँ से कहा लेते कोई एक बेबी है, जब बेबी पूरा फुल्ली ग्रो हो जाता है तो ये क्या कर देता है, एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे यूट्रस पे क्या कर देता है, प्रेशर क्रिएट करता है चारों तरफ से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी आ जाती है हमारी बेबी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुरेशन। तो लिखा बर्थ ऑफ बेबी इज नोन एज पास्चुरेशन। जब बेबी को बर्थ कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। तो उस समय प्रेगनेंसी हमारी क्या होती है, एक प्रेगनेंसी एंडिंग होती है। तो लिखा इट अकर एट द एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी समाप्त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा, ऑक्सीटोसिन इज द ट्रिगर। ट्रिगर मतलब रिलीज होता है, ट्रिगर मतलब एक बंदूक की गोली की तरफ। अब इसे ये दाबेगा तो बेबी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ट्रिगर ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन होता है और बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है आउटसाइड द यूट्रस, यानी यूट्रस से क्या हो जाएगा, बेबी बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम ये वाला याद रखना। ठीक है, ये यानी ऑक्सीटोसिन को आल्सो नोन एज लव हार्मोन बोलते हैं और ये क्या कर देता है, हमारी यूट्रस की वाल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता, मतलब इसमें मतलब फीटल को बाहर की तरफ निकालना ही एक रिफ्लेक्स, मतलब बाहर की तरफ फेंकना। एक सिग्नल जाता है फॉर पास्चुरेशन, ओरिजिनेट होता कहाँ पर, फुल्ली बेबी हमारे पास जब हमारी पूरी यानी बेबी फुल्ली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो वहाँ से मैसेज अपने आप जाता है हमारे। ठीक है, कितना देखो सीक्वेंस में सारी चीज़ें होती हैं। यानी अभी देखो 5 महीने का बेबी है तो बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि अब बताओ वो पूरा मैच्योर नहीं, जब फीटस पूरा मैच्योर हो जाता है बाहर निकालने के लिए अपने आप हार्मोन में चेंजेज होती है। ठीक, उसमें प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वो सब लेवल को कम कर दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन लेवल को इंक्रीज करा दिया जाता है, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेबी आराम से डिलीवर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन। आशा करते हैं पास्चुरेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तुमसे क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार पेपर दिखा देते थोड़ा सा तसल्ली आपको हो जाए। ठीक है, देखो ये पास्चुरेशन यहाँ से हमसे पूछा था, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा है हार्ट साउंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पास्चुरेशन ये भी पढ़ लिए, ये मेक्सटुरेशन था, पास्चुरेशन भी पढ़ लिए। राइट 3 फंक्शन ऑफ लीवर, जो लिखा 3 फंक्शन तो 3 लिखो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत नहीं है। ठीक, तो हमसे पूछा राइट 3 फंक्शन ऑफ लीवर, तो हमने इतना 5 लिख दिया, तो आपको 3 ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो एल्कोहल पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं, वो सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर करता है। पहले ये जहर को इन्हें डिटॉक्सिफाई कर देता है, एटलीस्ट एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे हमारी बॉडी बच जाती है। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही करता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन, मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करने का काम यही करता है। मेजर रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म का मेजर रोल क्या कर देता है, लीवर ही करता है। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है जो हमारे फैट के डाइजेशन में, जो घी खाते हैं फैट के डाइजेशन में लीवर निकालता है जो बाइल। ठीक है, जो गाल ब्लैडर में स्टोरेज होता है कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, वो किसका डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ये हो गया। 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कह रखा नेम 3 सेंस आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी 3 सेंस आर्गन का तुम्हें केवल नाम लिखना है।
ठीक है, देखो हमारे पास एक टंग होता, नोज होता, ईयर होता, मगर हमने यहाँ फंक्शन भी लिख दिया। ठीक, टंग का क्या होता, टेस्ट का करना और सलाइवा को मिक्स करना इनटू द फूड में। जो हमारी सलाइवली ग्लैंड से सलाइवा निकलती है उससे क्या कर देता, फूड में मिक्सिंग करने का काम करता। नोज क्या कर देता, ये स्मेल को देखता, मतलब सूंघने का काम आता है। ठीक है, और रिस्पायरेशन, सांस लेने में भी ये काम आता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आ जाते हैं ईयर पे। ईयर क्या कर देता है, हियरिंग का काम करता है, यानी सुनने का काम क्या होता है, ईयर का। अब मेंटेन द बॉडी पोस्चर, ठीक है, पॉजिटिव पोस्चर बैलेंस, मतलब हमारी जो बैलेंस बॉडी का काम करने का यही हो गया। गाना सुनने का काम है, ठीक है, कोई बुला रहा तब भी सुनने का काम ईयर का काम है। तो ये सेंस आर, केवल हमें सेंस आर्गन पूछा था, हमने फंक्शन नहीं पूछा, तो हमें फंक्शन हम बता दिए आपको यहाँ से बगल में। ठीक, तो टंग हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया। ठीक, अपनी मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन और है। 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ। लिम्फ के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा लिम्फेटिक देखो, लिम्फ के बारे में तो लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा लिख देना है आधा पेज में। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ आता। लिम्फ इज क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड विच इज फॉर्मेड बाई द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू स्पेस होता, सिंपल सा, यानी तुम्हारे पास लिम्फ यदि पूछे तो लिम्फ एक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, जब हमारे ब्लड से कोई भी चीज़ बच जाता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता। ठीक है, इट फ्लो द क्लोज सिस्टम, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता तो उसी तरह से हमारे पास लिम्फ जो होता है एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता। इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता, तो यहाँ पर कंपोजिशन लिखा, ये कलरलेस फ्लूइड होता, मतलब ये क्या कर देता, ब्लड यानी कंटेन ऑफ ब्लड प्लाज्मा को कंटेन करता। लिम्फोसाइट इसमें, यानी लिम्फोसाइट बट नॉट प्लेटलेट, इसमें लिम्फोसाइट होता है मगर कोई इसमें कोई प्लेटलेट नहीं होता। लिम्फ कंटेन करता हाई अमाउंट में, क्या कर देता, फैट को कंटेन करता। अब एक्चुअल में इसका काम क्या है, मतलब सिंपल सा लिख देना, लिम्फ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें कंपोजिशन इतनी चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में लास्ट में काम हेडिंग डाल के काम खत्म कर देना। ठीक है, तो लिम्फ नोड क्या कर देता, प्रोटेक्ट करता बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। मान लेते हैं, देखो अब वो हमारी WBC से यदि बच गया तो हमारी लिम्फ नोड उसे मार देगी, फिल्ट्रेशन और डिस्ट्रॉय कर देगी बैक्टीरिया को पूरी तरह से। अब ये लिम्फ खराब हो गया तो आदमी समझ लो बहुत भीषण बीमार पड़ने वाला है। लिम्फ नोड ऑफ द साइट वेयर द लिम्फोसाइट आर द प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब ये लिम्फोसाइट मतलब एक प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लिम्फोसाइट ड्रेन करती है और एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू बैक इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दोबारा भेज देती है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में। लिम्फेटिक कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट और टिश्यू से ब्लड में भेजती है, ब्लड उठा के किडनी में देता है। यदि वे लिक्विड के फॉर्म में तो वहाँ से कर दिया जाता है, गैस के फॉर्म में तो लंग के द्वारा कर दिया जाता है, यदि सॉलिड के फॉर्म कर दिया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, इसके बारे में दे रखा। ठीक, तो सिंपल सा लिम्फ की डिफिनेशन, फिर कंपोजिशन आप, उसके बाद फंक्शन लिख के काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, 10वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 10वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, देखिए इतना चीज़ें कह रखा है, फुल फॉर्म ऑफ द एनी 3, किसी 3 का तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है, 5 दिया तो 5 का लिख देते हैं। ठीक, यदि आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मगर आएगा। ठीक है, तो फुल नेम तो आता ही आता। तो ANS का क्या होता है, ए से ऑटोनोमिक, एन से नर्वस सिस्टम होता। यदि सी रहेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता, ए है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये। ठीक है, यानी ECG का फुल नेम क्या होता है, ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से क्या हो जाएगा ग्राम, ग्राफ नहीं लिखिएगा ग्राम लिखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ESR क्या होता है, ई से इरिथ्रोसाइट होता है, एस से सेडिमेंटेशन, आर से क्या होता है रेट होता है। ये देखो ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता। RBC का फुल नेम क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल या सेल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जी से क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता, क्या होता है, जी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने, आपको 10 ही करना है मगर हमने 11 कर दिया, इसमें ज़्यादा हम नहीं लिखे आपके कार्य में। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू नाउ अबाउट ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना। तो ग्लाइकोमा क्या होती है, यहाँ से लिखा है, ग्लाइकोमा सामने है। ठीक है, ग्लाइकोमा क्या होती है, सबसे पहले ग्लाइकोमा जो ग्रुप ऑफ आई डिजीज, मतलब हमारी आंखों में बहुत सारी डिजीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं,
ग्लाइकोमा बोलते हैं, ठीक है। डैट कैन कॉज द यानी क्या होता है, विजन लॉस, ये सबसे पहले हमारी देखने की क्षमता को ख़त्म करेगा और ब्लाइंडनेस, अंधापन कर देगा। डैमेज करेगा हमारे नर्व सेल को जो हमारी क्या कर रही हैं, आई से, ठीक है, आई वाले रीजन से हमारे ब्रेन को रीजन को ले आते किसी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसे ये लॉस कर देगा, ठीक। अब जो हमारे नर्व वहाँ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब जब आई के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो अब सिम्टम क्या होगा, किसी को ग्लाइकोमा हो जाता तो सबसे पहले लॉस विजन हो जाएगा, मतलब वो कलर भी नहीं जान पाएगा और विजन को देखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म। इंटेंसिव ऑफ आई पेन, मतलब क्या होगा, पूरी तरह से देखा जाए तो तगड़ा हमारी आंख दर्द करेगी और कभी कभी रेड कलर के, मतलब सबसे ज़्यादा ये वाला पोर्शन होता है, ठीक। ये होगा ग्लाइकोमा के बारे में, ठीक है। इतना हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आपका पार्ट सी यानी एमसीक्यू वगैरह पे। ये सामने आपका क्या हो गया, पार्ट सी। देखिए पार्ट सी आपके टोटल 20 नंबर का है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे अनुरोध है यदि आपको कोई भी एमसीक्यू या कुछ भी आता तो पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको पूरा कराए ही कराएंगे, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर दिए जिससे आराम से आपको दिखे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, याद रखना 8 एमसीक्यू रहेगा टोटल। तो इसमें लिखा विच आर द फॉलोइंग नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब इन चारों में से किसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कितने लोग मन में सोच लिए होंगे, कन्फर्म है, हम तो जान गए होंगे, ठीक, मन की बात जान गए। न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, यानी सॉरी, दूसरा पहला ऑप्शन न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, यानी माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल करते हैं। बचपन से इसी को याद रहता है यार, ठीक है। जैसे कल माइटोकांड्रिया के बारे में पूछे तो भन्न से पहला लाइन तो पावर हाउस ऑफ सेल लिखाता होगा, ठीक। लिखा लिगामेंट ज्वाइन, अभी वहाँ पर जब टिश्यू पढ़ा रहे तो फ्लो चार्ट बता रहे तो उसमें लिगामेंट ज्वाइन किसे करता, पहला बोन टू बोन यानी बोन विथ बोन, बोन विथ टेंडान, बोन विथ मसल या मसल टू टेंडान, तो यानी बोन से बोन का अटैचमेंट कौन कराता, हमारे पास लिगामेंट होता। मतलब एक बोन, देखो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक बोन, दूसरी बोन यहाँ से आ रही है तो बोन से बोन का जो अटैचमेंट होता कौन कराता है, लिगामेंट कराती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हु डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, पहले दे रखा है विलियम हार्वे, दूसरा होगा कार्ल यानी कॉर्नेस, अलग यानी क्या होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहता है ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किया था, ठीक है। बाइल इज स्टोरेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बाइल हमारे पास कहाँ स्टोरेज होता, बाइल हमारे लीवर में बनता मगर स्टोरेज किस में होता, गाल ब्लैडर के अंदर होता। तो पहला ड्यूडिनम नो, स्टमक नो, स्मॉल इंटेस्टाइन नो, तो गाल ब्लैडर में हमारा क्या होता है, जो बाइल होता है वो स्टोरेज किया जाता। 5वां नंबर में क्या पूछा तुमसे, कह रखा सीक्रेट, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टीयर, मतलब आंसू कौन निकालता, एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के पास होती तो इससे कोई रिलेशन नहीं, थायराइड ग्लैंड ये भी इससे रिलेटेड कोई नहीं है, लक्राइमल ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो हमारी आंखों में पाई जाती है उसे लक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, सबसियस ग्लैंड ये भी इससे रिलेटेड है, तो मतलब लक्राइमल ग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 5वां तक था। अब इधर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। 6वां नंबर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, इसमें से किसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। देखो मास्टर ग्लैंड हम किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन स्वेट ग्लैंड, ये पसीने से रिलेटेड है, पैराटॉइड ग्लैंड ये नहीं, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के पास पाया जाता है, तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा 7वां, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जो टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ओवरी, मतलब टेस्टोस्टेरोन ये तुम्हारे मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। तो ये कह रखा टेस्टो यानी टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर निकलता, तो ओवरी तो मेल के अंदर होता नहीं है। पैंक्रियाज ये इंसुलिन निकालता और ग्लाइकोगॉन निकालता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े नहीं, इसके बारे में पढ़े तो ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन नहीं निकाला, टेस्टिस हमारा क्या निकालता है, टेस्टोस्टेरोन निकालता है। स्पाइनल कार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा यानी किससे रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम ये तो पेशाब से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। ऑसियस सिस्टम हड्डी से हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम जो तुम्हारे पास होता है स्पाइनल कार्ड, जो तुम्हारी कितना 12 पेयर में होती, कितने पेयर में, 12 पेयर में होती है, जो पीछे होती है, ठीक। तो 8 MCQ हमने डिटेल में देख लिया। अब फिल इन दी ब्लैंक को आपको देखना है क्या, फुल फॉर्म ऑफ TSH, TS से क्या होता है याद रखना, T से क्या होता है थायराइड होता है, क्या होता है तुम्हारे पास थायराइड, और यस से क्या होता है स्टिमुलेटिंग, क्या हो गया स्टिमुलेटिंग, यस से क्या हो गया हार्मोन हो गया,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा सा लिखते चलते हैं, यदि आपको आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ टोटल बोन, ये तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो, कम से कम 10 नंबर का। चलो इसे लिखा दो, मतलब क्या रखा, हमारी पूरी शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक, कितनी हड्डियों से बनी होती हैं, तो इसे तो कम से कम 10वें नंबर पे देखो कितने लोग ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो कमेंट में थोड़ा सा लिखेंगे, अब तुम सोचो 1 घंटा 13 मिनट टू बी कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट जरूर करिए भाई, ठीक है। 10वां नंबर आप कमेंट में लिख के दिखाएंगे, ए पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप AB, मतलब किसी पर्सन के पास ब्लड ग्रुप AB है, कंसीडर एज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता, क्या होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब वो किसी से वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट बोलेंगे, ठीक है, रिसिपिएंट बोलेंगे, ठीक है, रिसिपिएंट बोलेंगे, मतलब वो रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, किसी से वो रिसीव कर सकता है। यदि O दिया रहे तो यूनिवर्सल डोनर होता, तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है किसी से रिसीव कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, और O वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को दे सकता है, ठीक है, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लिखा है मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड कितना दिन, मतलब क्या होता है, जो लास्ट यानी तुम्हारे पास क्या रखा, मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड, सबसे बाद वाला तुम्हें बताना, तो कितने वीक होता, अभी पढ़े होंगे, ठीक है, उससे कितना वीक होता टोटल, और टोटल देखा जाए तो 40 से लेके क्या होगा 42 वीक होता। तो अब इसे डे में, मतलब इसमें 7 से गुणा करके जितना आएगा यहाँ छाप देना बाबू, ठीक, ये हो गया। अब तुम कर देना भाई, 7 से गुणा करोगे ना तो यहाँ पर जितना आएगा यहाँ पर लिख देना। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, लिखा टारगेट बोन इन ह्यूमन, ठीक, सॉरी टारगेट नहीं, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब इसे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, छोटी हड्डी बड़ी हड्डी, ठीक, तो इसमें लार्जेस्ट बोन मतलब सबसे बड़ी हड्डी पूछा, यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। 14 नंबर क्या पूछा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, मतलब रास मैकेनिज्म मेजर कंट्रोल सिस्टम फॉर, बताओ किसके लिए होता, ये हमारे पास क्या होता है, बैलेंस करता, किसे, देखो हमारे पास जो भी फ्लूइड रहता है उसे बैलेंस करता, हमारे जो पर ब्लड प्रेशर, सिंपल सा लिख देते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड को क्या कर देता है, ये बैलेंस करने का काम रेनिन एंजियोटेंसिन, जिसे हम रॉस में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में रास मैकेनिज्म बोलते हैं, RAAS बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा है। नेक्स्ट में लिखा है द 3 ईयर ऑसिकल मिडिल ईयर, मतलब हमारे पास 3 जो हड्डियां होती है उसका नाम तुम्हें बताना। तो टोटल में शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, MIS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यम से तुम्हारे पास क्या होती है, मिलियस होती, क्या हो गई, यम से मिलियस हो गई, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होता है तुम्हारे पास, इंकस होता, क्या होता है, इंकस होता है। और तीसरा नंबर जो तुम्हारे पास क्या होती है, स्टीपिस होती, जो सबसे छोटी हड्डी, शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं, MIC बोलते हैं। मतलब हमें क्या रखा, 3 हड्डियों के नाम बताना जो हमारे पास मिडिल ईयर पे पाई जाती है, तो ये शॉर्ट में MIS, यम से क्या हो जाएगा, मिलियस हो जाएगा, आई से इंकस हो जाएगा, यस से तुम्हारे पास स्टीपीस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन तक। अब यहाँ तुम्हें 1 वर्ड में तुम्हें क्या कर देना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा हाउ मैनी चेंबर आर प्रेजेंट इन हार्ट ह्यूमन, मतलब हमारी जो हार्ट होती कितने चेंबर होते, टोटल 4 चेंबर होती है ऐसे, ठीक है। अब उसका पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम होता, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इन चारों नंबर का पूरा नाम लिखना, क्या लिखना, नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन, नंबर डाल के मगर लिखना, लेफ्ट LEFT, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल लिखना है। ये 10वें नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर में पूछा हाउ मैनी क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में कितने पेयर क्रेनियल, अभी वहाँ पर बोले थे तो हमारे पास कितने पेयर है, हमारे पास टोटल 12 पेयर है। कितना पेयर है, टोटल 12 पेयर हमारे पास क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब 18 नंबर एक क्वेश्चन और कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाई। यहाँ पर क्या पूछा है, लिखा है आवर स्ट्रीचिंग, यानी क्या होगा, विस्टिंग लिगामेंट एंड टेंडन अराउंड द जॉइंट काजे डिजीज, मतलब हमारी लिगामेंट और टेंडन जब स्ट्रीच कर जाती, खींचा जाती, तो उस कंडीशन उससे कोई एक डिजीज काजेज करती है, डिजीज एक्चुअल नहीं होती है, ठीक, तो डिजीज के तौर पे रखा जाता, कहते हैं लिगामेंट खींचा गया, तो उसका तुम्हें नाम लिखना है यहाँ से। मतलब 18 नंबर आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है, और 13 नंबर करके दिखाएंगे, और एक हम बोले 10 नंबर, 3 क्वेश्चन आप पा चुके हैं होमवर्क के तौर पर, आप जरूर करिएगा, ठीक है। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब
वी है, मतलब हमारे पास जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स है उसमें कितने पेयर हैं, तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 12 पेयर हमारे पास क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। अब कितने फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, और कितने ज्वाइंट होते हैं वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे पास देखा जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव, ठीक है, फूड कनेक्टिव टिश्यू होता, क्या होता, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता, कौन सा होता, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता, ठीक है। तो ये आपका था टोटल 1 घंटा 19 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो अब से भाई तब से हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, ठीक है। रात का 1:26 हो गया। अब तुम सोच सकते हो रात में, ठीक है, एक रूम में अकेले ही चिल्लाना कितनी दुर्लभ काम है, ठीक है। तो आपको यदि समझ में आया होगा तो छोटा सा आपका प्यार रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर आप ऐसे घुसे आराम से पास हो सकते हैं। इन्हीं के हम सुपर 25 क्वेश्चन इसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर मिलेंगे आपको, कोई भी टॉपिक कहेंगे कमेंट में बॉक्स में लिखेंगे उसे, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में हमसे मिल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों।